केजीएफ के बारे में मैंने बस ऐसे ही यश भाई जब खुद ही डबिंग करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए थे, फिर उन्होंने कहा कि सचिन यार एक काम करते हैं, इसको डब करते समय मुझे ऐसा चाहिए कि एक तो नॉर्मल डब मुझे नहीं करना है, इसको जो तेरा नॉर्मल टोन है उसके अंदर भी मुझे हल्का सा है ना एक बोलते हैं ना यंग हस्कीनेस चाहिए। मैंने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। नहीं सचिन ये अब हो गया, इसमें थोड़ा सा और डेप्थ ला। मैंने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। हाँ ये सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गलत तेरा ये हो रहा है। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेरी आवाज पर। मनी हाइस्ट उसका वो सनगी कैरेक्टर यार, डेनवर कितना फास्ट बोलता है यार, इतना फास्ट। और उसकी एक हंसी है, हाँ उसकी लाफ्टर की स्टाइल ये जो स्टाइल थी ड्यूरिंग द डबिंग मुझे तुरंत समझ में नहीं आया कि इसको कैसे करूं। अब पहले तो जब मैं गया था डब करने के लिए तो नॉर्मली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था इस तरह से हो रहा था। डायरेक्टर ने कहा कि नहीं एज इट इज वैसी अगर निकालोगे तो थोड़ा फन है इसमें। All you talented people in the house, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी विद राजेश कौर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बवंडर है, आज तूफान है, क्योंकि आज हमारे साथ जो वॉइस एक्टर मौजूद हैं, एक्चुअली ये तो बोलने के लिए वॉइस एक्टर बोल रहा हूँ, लेकिन ये हैं बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे इंसान और बहुत ही गुणी इंसान। तो ये मेरे बाल ना उड़ गए थे, ये मैंने विग पहनी है क्योंकि इनकी पावर, ये कांतारा के सुपरस्टार है, ये केजीएफ के सुपरस्टार है, यानी कि हमारे साथ है वो इंसान जिनकी वजह से मुंबई में पड़ते हैं बिना मौसम के ओले, सचिन गोले, जो हर टेक में मतलब बोले 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 क्या बोले भाई, मेरे फुल पावर। थैंक यू, स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में। थैंक यू सो मच राजू भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया बढ़िया, एकदम फिट एंड फाइन, आपकी लैंग्वेज में फुल पावर। फुल पावर तो ऐसे चित्र विचित्र मैं प्रकार के इस्तेमाल करता हूँ शब्द और राइम करते हुए मैं आता हूँ, अच्छा लगता है, फुदक के उछल के गोल गोल गोल। तो सचिन जी, ये जो माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बाद में आएंगे। पहले बनना क्या चाहते थे लाइफ में और क्या बने, किस दिशा में, हम वहाँ से आते हैं, थोड़ी कुछ अलग बातें। बचपन में मेरा सपना यही से मतलब रहा था कि मुझे तो एक्टर ही बनना था सबसे पहले से। तो मुंबई में ही पले बड़े? हाँ, मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, 4-5 साल 6 साल मुंबई में रहा, 10 साल में मुंबई में रहा। उसके बाद मैं पनवेल चला गया। मतलब 10-12 साल की उम्र होगी तब मुंबई गए? हाँ, मुंबई से पनवेल चला गया। 12 नहीं, सॉरी 15 साल की उम्र में मैं मुंबई से पनवेल चला गया। मतलब 15 साल मैंने मुंबई में गुजारे। करेक्ट। और उसके बाद मुंबई में चला गया क्योंकि पापा की रिटायरमेंट वगैरह आ गई। मन में एक सपना था पहले से कि भाई मुझे फिल्म लाइन में ही कुछ करना है, ऐसे वैसे। हालांकि मेरी माँ का भी यही सपना था पहले से। घर पे कौन कौन? घर पे मैं, मेरी मम्मी है और पापा थे, पापा भी नहीं है तो, और मैं बस इकलौता, कोई भाई नहीं बहन नहीं। बट फिर भी स्कूल्स में ऐसे होता था कि जब डांस कंपटीशन होते थे बच्चों के वगैरह, तो उस समय मेरी मम्मी मुझे खुद ही उतारती थी और बोलती थी कि एक काम कर सचिन, तू आज ये गाना कर ले, इस पे डांस कर ले, उस पे ये कर ले, ये कैरेक्टर तू अडॉप्ट कर, ये सब ऐसे बोलती थी। तो मज़ा आता था वो सब। तो वो एक अलग से शौक ही लग गया मुझे और उस समय से मतलब ऐसे लगा था कि भाई मैं इसी फील्ड में कुछ करूँगा। अपने आप अंदर से जग गया वो। और फिर पढ़ाई चल रही थी तो पापा और मम्मी ने बोला ठीक है पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपन सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना। अब इंडस्ट्री में आने के बाद पता चलेगी किस तरह से स्ट्रगल होता है, क्या होता है, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं था। तो फिर बाद में पढ़ाई पूरी हो गई। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद बस एक होता ना लाइफ में टर्न आ जाता है। तो पढ़ाई वगैरह सब पनवेल में हुआ? 10th तक तो मेरी यहाँ पे मुंबई में हुई। उसके बाद मैं पनवेल चला गया। पूरा कॉलेज मेरा यहाँ पर हुआ पनवेल में। ओके। पनवेल में भी मैं कॉलेज फंक्शंस में बहुत सारे डांस और बहुत सारे प्लेज, 1 एक्ट प्लेज वगैरह, इसमें मैं, हाँ, एकांकी का, तो ये सब में मराठी में मैं बहुत हिस्सा लेता था। हिंदी में भी एंट्री मिल गई थी मुझे थोड़ी बहुत। जो पनवेल के कुछ ग्रुप्स थे, मैं बताना चाहूँगा, श्री कला मंदिर नाट्य संस्था, ये एक था। तो उसके जो ओनर थे किशोर जोशी, हम उनको प्यार से बापू बोलते थे। तो उन्होंने मुझे एज ए हीरो खड़ा किया प्ले में। अरे वाह। और हमारे प्लेस कैसे होते थे, गणपति आते थे तो गणपति में जो स्टेज खड़े होते थे, तो मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रीट प्ले तो चलो एक 40-50 मिनट्स का होता है, लेकिन ये पूरा नाटक
पूरा नाटक। लेकिन वो ऐसा नहीं कि रास्ते पर है इसीलिए उसके ऊपर ध्यान नहीं, वो ऐसा नाटक कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि आप थिएटर में ही जा रहे हो। मतलब वो ऐसा करते थे, एक मराठी प्ले था जिसका नाम था पति गेले ग काठेवाड़ी। हाँ, काठेवाड़ी आपका गुजरात में। तो पेशवेकालीन वो नाटक है और उसमें जो एक्टर्स हैं तो उनका जो ये था, क्या बोलेंगे उसको, उनका पहनावा जो था, तो वो गेटअप, तो उनका गेटअप जो था तो वो उनको पनवेल में आसानी से हासिल नहीं होता था। ये सारे कपड़े जो मुंबई सेंट्रल और बाद में आपका भाई क्या बोलते हैं भाई कला वगैरह वो सब साइड में जाके, तो वहाँ जाकर वो खरीद के लाते थे। यानी कि मोदड़ी, सर पे फेटा, और उसके बाद पूरा सदरा और ये सब लेंगे, फिर बाद में तलवार और कुछ चीज़ें तो ऐसी कि उन्होंने खरीदी ली थी। मतलब वो नाटक के बहुत शौकीन इंसान। तो उन्होंने मुझे एज ए हीरो खड़ा किया। तो वो पहला नाटक था मेरी जिंदगी का। उससे पहले डांस फंक्शंस वगैरह, डांस शोज वगैरह कर लेता था मैं। ऐसी मज़ेदार चीज़ बताना चाहूँगा कि ऋतिक रोशन के सारे गाने मैं उस समय डांस करता था, क्योंकि कहो ना प्यारे वगैरह जो फिल्म बहुत पहले आई थी उस समय, और उस समय हम लोग 10th में थे, 11th में थे, तो बड़ा मज़ा आता था वो सब करने में। मतलब मराठी में ऐसे बोलेंगे ना कि खूब हाउशी, बहुत हाउस थी मन में कि करना ही है वो। तो प्ले हो गया और उसके बाद फिर 3-4 नाटक किए। फिर बापू की तबीयत खराब हो गई और फिर एक दूसरे इंसान मुझे मिल गए अपनी लाइफ में। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहते हो तो मुंबई में आया करो। और मुंबई में बहुत सारे थिएटर्स है, पृथ्वी थिएटर है, NCPA है, और आपके मीठीबाई कॉलेज के बाजू में थिएटर है, भाईदास के सामने एक है, मेरे ख्याल से जागृति है ऐसा कुछ तो नाम है उसका। तो उसमें बहुत सारे स्ट्रगलर्स वगैरह जो अपने अपने प्लेस करते थे बहुत, क्योंकि सस्ता एक अच्छे रेट में वो थिएटर मिल जाता था, तो वहाँ पे सब लोग करते। तो हम लोग वैसे इस तरह से मैं जॉइंट हो गया उनके साथ, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो गई। इनके साथ भी मैं जुड़ना चाहता था, लेकिन वो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, समझ लो कि वो बेचारे कगार पे ही आ गए थे। और कुछ साल के बाद तो उनका देहांत हो गया और बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनकी जो नाट्य संस्था थी उसके बाद वो चलाने वाला कोई बचा नहीं उनका। जो लड़का था वो भी अपने जॉब में बिजी ये सब, चलो ठीक है। तो फिर ये दूसरे जो थे, इनका नाम था विनोद पांडे, इनके साथ में जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद फिर बाद में इन्होंने मुझे बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई कि भाई एक्टिंग ऐसे होती है, इस तरह से स्ट्रगल किया जाता है और तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ, खान पान से लेकर ये चीज़ों से लेकर वो चीज़ों से लेकर सब कुछ वो बताया करते थे हमको। और उनके साथ मैंने कुछ साल बिताए, 2-3 प्लेज उनके साथ भी किए। उनके साथ एक प्ले किया था जिसका नाम था, अब एक इंटरव्यू हो रहा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है बताने के लिए, सुबह अब होती नहीं सफ़ेद होगी, ये उस नाटक का नाम था। उसमें यह था कि 500 साल बाद जब पानी नहीं होगा धरती पर, उस समय क्या स्थिति होगी, उस समय लोगों का एक दूसरे के साथ कैसा कम्युनिकेशन होगा, उस समय एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, कैसे लोग कपड़े पहनेंगे और किस तरह से पानी के लिए दर दर भटकेंगे। और उसमें से कुछ ऐसे लोग गाँव के जो 5-6 लोग एक प्रण ले लेते हैं कि नहीं, हमसे ये देखा नहीं जा रहा है, हम कुछ भी करके पानी को तलाशेंगे और इस जीवन को वापस हम लोग ठीक से शुरू करेंगे और उसी पानी को बचाकर हम और आगे इस पृथ्वी को बचाने के बारे में सोचेंगे। ऐसा पूरा नाटक वो जा रहा है। तो बड़ा अच्छा नाटक था वो, एक्सपेरिमेंटल प्ले था। उसका पहला मंचन हुआ था वाशी में विष्णुदास भावे थिएटर, उसके बाद NCPA, उसके बाद पृथ्वी थिएटर, उसके बाद दादर में शिवाजी मंदिर में होने जा रहा था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा रुक गया, डेट्स नहीं मिली और ये सब सारी चीज़ें। फिर दूसरा नाटक उन्होंने किया था शून्य की परिकल्पना। वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे वो नाटक लिखते थे, बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि सोचने वाला इंसान कि मैं कुछ अलग करूँ ऐसे इस तरह से। शून्य की परिकल्पना हमने प्ले 2-3 उसके शोज़ खेले और उसके बाद वो थोड़ा सा ये हो गया। मतलब वो क्या थे, FTII के स्टूडेंट थे, तो उसके साथ साथ वो प्रकाश झा जी के साथ भी जुड़े हुए थे, तो कभी कभी उनको शूट पे जाना पड़ता था, तो 6-8 महीने पूरा शूट पे बिजी हो गए, ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सचिन ठीक है, अब एक्टिंग में स्ट्रगल तो कर रहे हो तुम, कितने साल हो गया? मैं बोला 2 साल से तो कर रहा हूँ सर। अच्छा, कुछ हासिल हुआ? मैं बोला ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा मिल जाता है वगैरह ये सब। तो बोला उससे तो तुम्हारी दाल रोटी नहीं चलेगी, तो तुम एक काम करो, एक्टिंग से रिलेटेड एक चीज़ होती है जिसका नाम है वॉइसिंग, डबिंग, तो तुम उसमें थोड़ा सा हाथ आजमाओ, कुछ काम तुमको मिलेंगे और काम मिलने के बाद हो सकता है तुम्हारा किचन ठीक ठाक चालू हो जाए और तुम फिर ये भी कर सकते हो, क्योंकि वॉइसिंग तो ज़्यादा देर की बात होती नहीं है। उनको पता था थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रकाश झा के साथ वो जुड़े हुए थे, तो वॉइसिंग तो तुमको पता था अपना, ये उनको पता था सब कुछ। तो बोले कि 10-15-20 मिनट की ऐड की डब्स वगैरह होती है, वो कभी कभार तुमको मिल गई छोटी मोटी, 1000, 2000, 1500 मिल गए, तुम्हारा किचन चल गया, बाकी तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं संभालने के लिए। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है। और फिर उन्होंने मुझे
डबिंग के कुछ लोगों से जान पहचान करा के दी और फिर वहाँ से फिर थोड़ी थोड़ी शुरुआत और हो ये गई। जो थिएटर वाला नाटक वाला सफर था पूरा, वो कौन से ईयर की बात है? वो बात है हमारे 2002, 3, 4? हाँ 2004 से लेके 2009 तक 5 साल। ओके। तो अपन भी मिले शायद, अब हमारी मुलाकात 8-9 हमारी मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात आपसे 2010 में हुई 10 थी। में एक बार साउंड एंड विजन नहीं, सबसे पहले मैं आपसे मिला था संजय मिश्रा जो है, हाँ। उसके स्टूडियो में समीर शेख का आप डिस्कवरी का मेन वॉइस ओवर कर रहे थे। हाँ, TV 18, हाँ TV 18 नहीं सॉरी हिस्ट्री चैनल, हिस्ट्री के लिए। हाँ, और उसमें मैं कैरेक्टर करने आया था। तो मैंने आपसे बोला था हाय राजू भाई कैसे हो। तो उस समय तो चलो जान पहचान नहीं थी, आप तो थे पहले से सीनियर। तो तुमने बोला था कि नहीं पहचाना नहीं मैंने। मैं बोला नहीं हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो मैं सचिन ऐसे वैसे। तो आपने पूछा था कि यहाँ क्या कर रहे हो। मैं बोला नहीं समीर भाई के पास काम करने आया हूँ, एक कैरेक्टर है। अच्छा ठीक है कर लो, ये कह के ये हमारी पहली मुलाकात थी। मुझे याद है दूसरी मुलाकात हुई थी, मैं क्राउड करने के लिए चला गया था साउंड एंड विजन। हाँ। और आप अपना कैरेक्टर करके निकल रहे थे। हाँ, RNA में। हाँ RNA में नहीं, आई थिंक RP में, सॉरी RP में, RP सेंटर सॉरी RP में। RNA तो आपने देखा भी नहीं होगा। नहीं RNA में क्राउड किया मैंने, किया ना। किया। तो RP में, करेक्ट, RP में। और फिर आपने कुछ नंबर्स मांगे थे, मैंने मराठी यस मराठी एड्स के आपने नंबर दिए थे मुझे। और मैंने बोला था सर मैं आपको वॉइस सैंपल भेजूं क्या। आपने बोला अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ आप उनके पास जाके मेरा नाम बोल दीजिए, तो आप धीरे धीरे फिर उनसे रैपो बना लीजिए, हो जाएगा आपका काम। बढ़िया। और बस फिर यही क्राउड और ये सब करते करते धीरे धीरे फिर जम गए। तो फिर इसी में पहले मन को संतुष्टि मिली वैसा कोई शो या कैरेक्टर या एनिमेशन या फिल्म या एनीथिंग कि हाँ यार आज कुछ काम किया, बाकी कर तो रहे हैं लेकिन आज संतुष्टि मिली, मज़ा आया। ड्यूरिंग द क्राउड के दौरान या थोड़े कैरेक्टर की तरफ पहुंचे तभी, या छोटे छोटे इंसिडेंटल करने की शुरू तभी, जब भी ऐसा लगा कि हाँ यार अच्छा है, मज़ा आ रहा है, ये आज शांति मिली। कभी कौन सा साउंड एंड विजन या? हाँ साउंड एंड विजन में मुझे हुआ था ड्यूरिंग द क्राउड, 2011 की बात है। ओके। कौन सी फिल्म थी ये अवतार 1। ओके। और अवतार 1 में हालांकि सब चिल्लम चिल्ली हो रही थी, क्राउड था तो सब चिल्लम चिल्ली है हु ये सब होता है। हाँ। उसमें लीला जी ने खुद थोड़ा सा बोला कि ये सचिन की वॉइस एक कैरेक्टर पे जा रही है। हाँ। 4 लाइंस के डायलॉग्स हैं, तो सचिन को थोड़ा खड़ा करो माइक पे, देखते हैं क्या होता है। और कल्पेश भाई वहाँ के उस समय इंजीनियर थे, वो सारी चीज़ें थी। तो बस मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि अरे क्राउड के लिए मैं आया हूँ और मुझे कैरेक्टर के लिए भी खड़ा किया जा रहा है, भले ही 4 लाइन का है लेकिन थोड़ा सा नोटिसेबल कैरेक्टर था। हाँ। तो उस 4 लाइन के किरदार से मतलब ऐसा लगे यहाँ हाँ कि यहाँ पे ऐसा लगा कि यार कुछ तो दिया मुझे करने के लिए। हाँ, और मैंने किया। हाँ किया मतलब ऐसा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उस समय हमें सिंग का तो नॉलेज उतना होता नहीं था। करेक्ट। ब्रीदिंग की जो छोटी छोटी चीज़ें वो सब वो पता नहीं थी, तो वो धीरे धीरे करवाई उन्होंने थोड़ा सा। फिर बाहर बुलवा के सचिन ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा, मतलब वो 4 लाइन का कैरेक्टर करने के लिए चलो ठीक है अभी तो हम आप कर लेंगे तुरंत 5 मिनट में कर लेंगे, लेकिन उस समय 2 घंटे लग गए थे। हाँ, तो ये इस पर से आपको समझ में आएगा जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं कि इनको उतना करने में काफ़ी वक्त लगा, फिर भी कर लिया। दूसरा कई बार ऐसा होता है सचिन, आप 100% इत्तेफाक रखेंगे कि अगर क्राउड के जो समझिए कि 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, कैरेक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, क्राउड आ रहा है जा रहा है, वो करते जा रहे हैं, फिर किसी कैरेक्टर के लिए किसी को एक्स पर्सन को खड़ा किया है, बोले ये आप कर लीजिए, ठीक है। एक बार कोशिश की उन्होंने, 2 बार की नहीं हो रहा, 3 बार की नहीं हो रहा, नहीं ठीक है आप बैठ जाइए, कौन, तो उन्हीं 4 में से कोई एक और खड़ा होता, तो वो जो पल होता है कि उन्होंने नहीं किया और मैंने कर दिखाया, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कहीं ना कहीं कि इतने लोगों की मौजूदगी में ये शायद हो सकता है वो एक्सपीरियंस बंदा था वो नहीं कर पाया, जो 3 साल से कर रहा है। exactly. और मैं 6 महीने से कर रहा हूँ और मैंने कर दिया। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं। ये तो होता है भाई। तो ये क्राउड में मेरा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि 3 साल मैंने क्राउड किया, पूरे 3 साल तक मैंने क्राउड किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, होता है ना कि चलो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि बड़े प्रोड्यूसर्स यानी बड़े हाउसेस, छोटे प्रोड्यूसर छोटे हाउसेस। छोटे स्टूडियोज के साथ अनुभव ऐसा रहा कि
जो बड़े बड़े हाउसेज में जो मैं क्राउड करता था तो उसका एक नाम मुझे लग गया। हाँ, तो छोटे प्रोड्यूसर्स क्या बोलते थे, अरे ये साउंड एंड विजन में काम करके आया है, अरे ये इनके साथ काम करके आया है, तो ठीक है भले ही क्राउड कर, थप्पा लग गया। हाँ, वो थप्पा लग गया, कंधे पर 3 स्टार। तो वो करके आया, तो चलो इसको एक काम करते हैं। तो एक साउथ की फिल्म थी, मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम था आर्या। हाँ, तो अल्लू अर्जुन की। हाँ, और उसमें आर्या का एक दोस्त है वो कैरेक्टर, तो वो करने के लिए मुझे बुलाया गया। अब उस समय तो मैं डर गया कि अरे यार, मतलब ठीक है नॉलेज है अपने को कैसे क्या ये सब, लेकिन डायलॉग्स वगैरह बोलना अभी तक उतने लंबे लंबे चंक्स वगैरह मैं कैसे करूँगा। तो स्टूडियो वालों ने बोला कि भाई आप आ जाइए, करवा लेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा बैठ जाना, फिर वापस करेंगे आपके लिए, पूरे दिन हम स्टूडियो बुक कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता ना कि कैसे हैं, कैसे मैं क्या करूँ, ये तरह सामने वाला का बिहेवियर क्या रहेगा, ये सब। अभी तो चलो ठीक है, अभी तो तुरंत जाते हैं, लोगों से हम लोग घुल मिल जाते हैं, तुरंत अपने हिसाब से कर लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उस समय वो सब नहीं पता था। तो वो मैंने शुरू किया, शुरू करने के बाद तो वही फिर फंबल एंड ऑल, परफॉर्मेंस, थोड़ा सा लहजा और ये सारी चीज़ें, क्लैरिटी, डिक्शन, कैरेक्टर की स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब पकड़ते पकड़ते करते करते कैसे तैसे करके मैंने कर दिया वो। करेक्ट। 2 दिन लग गए मुझे, पूरे 2 दिन नहीं लगे, आज 4 घंटे। हाँ, मतलब 2 विजिट में हुआ। 2 विजिट में हुआ और कल 4-5 घंटे इस तरह से हो गया। उधर मुझे लगा कि यार सचिन मज़ा आ रहा है, और मतलब चलो मज़ा तो पहले से आ रहा था, क्राउड तो डेली हो रहा था मेरा। उस समय क्या फिल्में बहुत बनती थी हॉलीवुड की, और ये सब अभी भी बनती हैं, लेकिन क्राउड मुझे नाना बोल के साउंड एंड विजन और ये सब से ही मुझे महीने के 10-15 दिन तो वहीं पे बुलाया जाता था। और उस बीच ये भी दौर मेरा चालू हो गया, छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए बुलाना बाकी स्टूडियोज़ में। फिर अच्छा लगने लग गया वॉइस, और फिर कुछ और लोग हैं छोटे या मीडियम क्लास के ही बोले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इसको हीरो के लिए एक बार खड़ा करके देख लेते हैं। साउथ की कुछ फिल्में हैं हमारे पास, तो कुछ यंग एक्टर्स हैं, तो चलो इसको हीरो के लिए अपन देख लेते हैं कैसा करता है। नॉलेज तो हो गया था उस समय तक, कैरेक्टर्स करते करते, सिंग एंड ऑल, इसका उसका थोड़ा बहुत संभाल लिया। बस हीरो वाला एटीट्यूड लाना था अंदर से, वो लाना था, वो लाए। तो वो भी लाने में 2-3 साल लग गए। असली जो दिल को लगता है ना कि खुशी, अरे यार मज़ा आ गया करने में, तो वो फिल्म थी धनुष की। हाँ, जो वापस साउंड एंड विजन में ही मुझे बुलाया गया था। करेक्ट। और गोल्ड माइंस की फिल्म थी, हिंदी में उसका नाम था मेरी ताकत मेरा फैसला। हाँ, वो आप भी कर चुके हैं। हाँ। लेकिन मैं सेकंड पार्ट किया था। हाँ। हालांकि देखा जाए तो देखो, साउथ की फिल्मों का नाम जो होता है ओरिजिनल अलग होता है, और ये हाँ, लोग क्या तो मेरी ताकत मेरा फैसला पार्ट 1 पार्ट 2 अपने हिसाब से रखते चले जाते हैं। करेक्ट। तो वो जो पहली ही थी वो मैंने की थी। मैंने किया था 2004 में शायद की थी। अच्छा, और मैं ये बात कर रहा हूँ 2014 की 2013 की, सॉरी, हाँ 2014 में तो मैंने मारी की थी उसकी, धनुष की। तो उधर फिर बहुत सारी चीज़ें मेरी साफ हो गई, क्योंकि साउंड एंड विजन में ऐसा है कि भाई हीरो के लिए पूरे 2-3 दिन रखो, करेक्ट, आराम से करने दो, जब तक उसको ये नहीं हो रहा है तब तक करते रहने दो। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर डिक्शन भी साफ होता चला गया, और फिर स्टाइल भी, अपनी खामियों के बारे में और पता चला कि इसको कैसे संवारना है, और अच्छाई को और कितना अच्छा करना है, और कितना अच्छा करते चला जाना है। लेकिन एक्टर जो था वो सचिन गुले किधर गया? थिएटर, नाटक और सीरियल, ये सब कहाँ चला गया? ये फिर इसमें इतना बिजी हो जाता है आदमी। ये तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी दुनिया है ना डबिंग की। लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा मन में कोई मलाल या फिर ऐसा नहीं है, कि थोड़ा सा लगता है कि चलो यार थोड़ा दिख जाते पर्दे पर या थोड़ा कुछ आ जाते तो एक अलग बात हो जाती है। मैंने नाम रखा है अपनी वॉइस इंडस्ट्री का, ये अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड है ना, यहाँ जाने का रास्ता है, निकलने का रास्ता। ये एकदम सही बोला आपने, जाने का रास्ता है अंदर, निकलने का नहीं है। ये तो एकदम सही बोला, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हो ना। हाँ, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है मेंटली, दिल से, दिमाग से। क्योंकि आप तो जानते ही हो, क्योंकि आप भी डबिंग, मैं भी डबिंग करता हूँ, तो सुबह 8 बजे से लेकर हम लोग रात को 10-10, 11-11 बजे तक बिजी रहे हैं। एक दिन में 8-8, 9-9 डबिंग भी की है हम लोगों ने। हाँ, तो इस बीच मैं इतना सब कुछ वो बहुत पहले करता था। अभी पिछले कुछ सालों से मैंने कम कर दिया, थोड़ा कम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरी भी अभी यही हालत है कि भाई चलो थोड़ा सा कम करके इस पे ध्यान देते हैं। क्योंकि लेकिन एक मन में ये अच्छा लग रहा है कि कोई ना कोई तो मुकाम हासिल किया लाइफ में, ऐसा नहीं कि पूरा ही नील रहे।
हाँ, कहीं नहीं, पर कहीं ऐसा नहीं। कुछ नहीं, कोई ना कोई तो मुकाम हासिल कर लिया, किया। ये एक अच्छा लग रहा है। हाँ। अब देखते हैं, अब इसमें जो आप अभी जैसे आपने पूछा कि वो एक्टर कहाँ चला गया, करते हैं वापस शुरू। आएगा, बेशक आएगा। तो यश आया जीवन में, हाँ, यश आया जीवन में, तो यश आए KGF के माध्यम से, हाँ, और ऐसे भी यश लाए और यश भी आया। तो यश भी आया। वो अनुभव चंद शब्दों में या कोई डायलॉग या कुछ कहना चाहे, क्योंकि आपने बहुत सारे अलग अलग वार्तालाप में, इंटरव्यू में ये कहा ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट अनुभव या ये जिम्मेदारी कैसी फीलिंग थी, स्पेशली पार्ट 1 नहीं 2 के बारे में, क्योंकि 1 आपने डब करनी है इसलिए कर डाली क्योंकि आपको मौका मिला, बराबर, लेकिन 2 के टाइम पे वो बहुत बड़ी हो 2 के बारे में, हाँ, उस समय बहुत तो जिम्मेदारी, वो जो जिम्मेदारी, वो जो फीलिंग कि हो सकता है कि यश सर खुद करेंगे, नहीं खुद नहीं कर रहे, मुझे करना है, तो मुझे करना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, 100% सब। तो वो कुछ कैसे शब्दों में? यश भाई की तो KGF से पहले कुछ फिल्में थी, आ चुकी थी, 8-10 फिल्में, हाँ, वो मैं कर चुका था डब। अच्छा, हाँ, हिंदी में उसके नाम दिए गए थे हार्ट अटैक, लेकिन जो सैटेलाइट के लिए टीवी चैनल्स, हाँ, जो सैटेलाइट के लिए, थिएटर के लिए कोई फिल्म और नहीं थी, इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी, ये करोड़ों लाखों करोड़ों की बनाई, बल्कि लाखों करोड़ों की बनाई गई थी, क्योंकि यश भी नाना बोल के उस समय वहाँ का एक लेवल पे स्टार तो थे ही वो। KGF से तो चलो मतलब एकदम सुपरस्टार, मल्टी लेवल स्टार वगैरह बोले जाएंगे वो। अभी तो ग्लोबल स्टार है। तो उससे पहले भी वो कन्नड़ा में तो स्टार थे ही वो। और उनकी फिल्में मैं कर चुका था। एक बार एक इंजीनियर के साथ जिनका नाम है शुभ्रतो, ऐसी बात हो रही थी कि यार ये एक्टर दिखता मस्त है यार, पता नहीं ये आगे जाएगा एक दिन, ऐसे डब कर दे करके। उस फिल्म का नाम था गुगली, और वो मैं डब कर रहा था। तो बड़े आराम से डब कर रहे थे हम लोग, रुद्रा एक स्टूडियो है वहाँ पर, तो बड़े आराम से डब कर रहे थे। तो दोपहर को खाना खाते समय ऐसी हम लोगों की चर्चा हुई, यार ये एक्टर बड़ा तगड़ा दिखता है यार, पूरा एकदम सुंदर है और एटीट्यूड भी मस्त है इस एक्टर का, जाएगा ये आगे, देखना एक दिन। तो मैं बोला हाँ यार जाना तो चाहिए, क्योंकि इसके जैसा अभी तक साउथ इंडस्ट्री में इतना सुंदर कलाकार कोई दिखने वाला है नहीं अभी। ये सही दिखता है, और काश कि मुझे हमेशा इसके फिल्मों में काम करने का, मतलब इसकी डबिंग करने इसकी का आवाज़ मैं बना रहा हूँ, हाँ, ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसे मैंने बोला था मन में। हाँ। और वो बोला होगा रे, होगा। जो इंजीनियर था मेरे साथ शुभ्रतो, वो बोला कि अरे होगा यार, ऐसे ही होगा, अब तू इतना कर रहा है तो फिर ठीक है ना, होगा। तो हो गया, बस ऐसे ही हो गया। गुगली मैंने डब की थी 2014-15 के आसपास। यश भाई ने शायद यूट्यूब पर देखी होंगी सारी फिल्में, जब KGF की इनकी तैयारी चल रही थी। KGF के बारे में मैंने बस ऐसे ही, यश भाई जब खुद ही डबिंग करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए थे, अंधेरे में आए थे वो, 2 दिन थे मेरे साथ वो। उस समय थोड़ी सी जान पहचान भी अच्छी हो गई थी। आदमी बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मन में कुछ रखते नहीं है, जो मिले सबसे उनसे बहुत अच्छे से बात करो, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। और कहाँ था मैं, हाँ, उन्होंने खुद ही बोला था कि सचिन एक्चुअली तेरी जो वॉइस है ये मैंने सिलेक्ट की है। तो मैं बोला अरे थैंक यू यश भाई, यार क्या बात कर रहे हो, मतलब कैसे आपने सिलेक्ट की। तो मुझे भी पूछने का थोड़ा सा, क्योंकि इतनी थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी बात करते करते कि कुछ भी थोड़ा सा बात पूछ सकते हो, तो ऐसे कैसे आपने ये किया। पहले नहीं, वो कुछ फिल्में मैंने देखी थी, तूने मेरी की थी, और मुझे तेरा वॉइस अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि हिंदी में अपन इसको ये कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि यश भाई ये पहले बोलते तो थोड़ा सा मैं बजट में भी कुछ ये कर देता, तो वो हंसने लग गए। थोड़ा सा वो होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि सचिन यार एक काम करते हैं, अभी इसको डब करते समय मुझे ऐसा चाहिए कि एक तो नॉर्मल डब मुझे नहीं करना है इसको, करेक्ट, थोड़ा ठीक से वॉइस देना, मतलब जो तेरा नॉर्मल टोन है उसके अंदर भी मुझे हल्का सा है ना, एक बोलते हैं ना यंग हस्कीनेस चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, कैसे, इस तरह से क्या, मैंने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। नहीं सचिन ये थोड़ा सा तू लो बोल रहा है, थोड़ा सा, मैंने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। नहीं सचिन ये अप हो गया, इसमें थोड़ा सा और डेप्थ ला, मैंने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। हाँ ये सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गला तेरा ये हो रहा है। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेरी आवाज़ पर। तो वो बोले चल ठीक है पकड़ते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 10:30 बजे वो बंदा आया बैंगलोर से, और मुझे रात को 9 बजे बुलाया गया कि भाई स्टूडियो में आ जाना प्लीज़, यश भाई आ रहे हैं,
तो रात भर डबिंग चलेगी, हालांकि रात भर नहीं चली, हाँ, एक दो बजे तक रात को हो गई, हाँ 2-3 घंटे। और उस दिन मतलब पहले दिन जब वो आए थे तो आई कांट बिलीव कि कैसे मतलब वो खाली आवाज़ पकड़ने में ही थोड़ा सा मतलब उस दिन उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उनको बैंगलोर जाना था लेकिन नहीं गए, ये सोच के कि नहीं इसको ठीक से पहले कैरेक्टर पकड़ाऊंगा और उसके बाद ही मैं फिर आगे के काम करूंगा। मतलब इतना वो अपनी फिल्म को लेके श्योर शॉट थे। बेशक। क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सचिन मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ पता है क्या? मैं बोला भाई फिल्म इतनी बड़ी है, वो सब तो ठीक है लेकिन ये फिल्म मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। 2014 से मैं इस फिल्म के पीछे लगा पड़ा हूँ। जब तू गुगली और ये सब जो फिल्में डब कर रहा था उस समय से मैं इस फिल्म के पीछे लगा पड़ा हूँ और 2014-15 के बाद मैंने कोई शूट नहीं रखी। मतलब जीवन के 4 साल लगा। जीवन के 4 साल, जीवन के पूरे 4 साल। दाढ़ी इतनी बढ़ानी थी, एक फिजिक वैसे बनाना था, मेंटेन करना था। डायरेक्टर प्रशांत नील थे, पूरा परफेक्शन चाहते थे और वो कैरेक्टर को एक बहुत ही रॉकी जो कैरेक्टर है तो उसको बहुत ही अच्छे से डेवलप करना चाहते थे, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए मैं जो हूँ, यश भाई बोले कि मैं जो हूँ ये इस कैरेक्टर पे इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कन्नड़ा में भी इतनी मेहनत की है लेकिन मुझे चाहिए कि हर लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में ये फिल्म डब होके रिलीज हो तो वहाँ से बस लोगों के मुंह से वाह 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 निकले और सही में वैसे ही निकल के आ गया नतीजा। क्या बात है, क्या बात है। उनकी मेहनत है डेफिनेटली, उन्होंने आपके पीछे मेहनत की लेकिन इंडिविजुअली आपकी भी मेहनत है ना मेरे भाई। हाँ। क्योंकि आपका अनुभव आपने लगाया, साथ में वो गाइडेंस लिया, वो डायरेक्शन लिया और उसको एग्जीक्यूट किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि थोड़ा सा मैं ये भी हो गया था कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि होता है हाँ। और ये कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की लाइफ में होना चाहिए क्योंकि इससे वो आप अलर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा जागरूक होते हैं और अलर्ट होके और बेहतरीन। क्योंकि ये मेरे लाइफ की फर्स्ट थिएट्रिकल मूवी थी। हाँ, इससे पहले मैंने थिएट्रिकल मूवी कोई हीरो नहीं की थी, सैटेलाइट के लिए की थी। थिएट्रिकल मेरे लिए फर्स्ट मूवी थी। हाँ, ये सुपर हिट फिल्म, सुपर बॉक्स ऑफिस, पैन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। उसके बाद कट्टू कांतारा वो अनुभव कैसा रहा? डब किया तभी कुछ पता था कि ये इतनी बड़ी होगी? नहीं, डब किया तभी कुछ पता नहीं था इतनी बड़ी चली जाएगी। मतलब मैं अभी सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया। मतलब सभी लोग सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे अचानक हो गया और इतनी बड़ी फिल्म। मतलब ऋषभ शेट्टी तो एकदम क्या बोलेंगे ना कि 5 उंगलियां 10 उंगलियां घी में और पूरा कढ़ाई में वैसे वो हो गया। लेकिन फिल्म भी अच्छी बनाई थी उन्होंने, बहुत तगड़ी फिल्म बनाई थी। कुछ डायलॉग या ऐसे मूड या ऐसे एटीट्यूड कुछ याद है उसका? उसमें एक इंस्पेक्टर है तो वो कुछ मतलब उसका वो हीरो के साथ जो होता है हमेशा 36 का आंकड़ा ऐसा दिखाया हुआ है। हाँ। तो हीरो अपने जंगल को बचाने के लिए और अपनी कुछ पुरानी चीज़ें जो उनके कल्चर को लेकर होती है उसको बचाने के लिए और उसके लिए हमेशा लड़ता रहता है वो। और ये जो होते हैं ऑफिसर्स एंड ये सब, ये उस चीज़ को थोड़ा सा नकारने वाले और ये सब होते हैं। तो उसी बीच एक डायलॉग इंस्पेक्टर बोलता है कि अब तुम लोगों की नौटंकी ये ज़्यादा दिन यहाँ पर चलने वाली नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि नौटंकी, गाँव वालों को बोलता हूँ, सुना क्या तुम लोगों ने? फिर इंस्पेक्टर को बोलता हूँ जानवर और पक्षियों ने आगे कंप्लेंट की थी क्या? इस तरह से। हाँ। हालांकि कन्नड़ा में जो है वो थोड़ा सा वो लाइंस अलग हैं, लेकिन हम लोग ने उसे ट्रांसक्रिएट किया। हर भाषा का एक रंग होता है, लोग कनेक्ट करें, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए उसको चेंज किया था थोड़ा सा, उस लाइन को, बहुत सारी लाइंस चेंज की जो हिंदी ऑडियंस से जुड़ जाए और थोड़ा सा उनको थोड़ा मजा आ जाए उस हिसाब से। तो ऐसी बहुत सी एक बार फिर से ले लेते हैं डायलॉग के ताकि अच्छा ये क्या? हाँ, तो चलिए आप इंस्पेक्टर में कटेंगे यार इसलिए। अरे यार तेरी नौटंकी बहुत हो गई। नौटंकी, सुना क्या तुम लोगों ने? जानवर और पक्षियों ने कंप्लेंट की थी क्या? क्या बात है, क्या बात है। सही है मेरे भाई। और इसके बाद बहुत ही पॉपुलर मनी हाइस्ट, उसका वो सनगी कैरेक्टर यार, डेनवर का जो लाफ्टर और जो मूड, और कितना फास्ट बोलता है यार वो, इतना फास्ट, बहुत फास्ट। तो वो आसानी से हो गया इतने सालों के अनुभव की वजह से, या कहीं उसमें भी परेशानी हुई थी? नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि तब तक तो अपन बहुत सारा अनुभव ले चुके थे। लेकिन बहुत फास्ट बोलता था वो। हाँ, बहुत फास्ट बोलता था। उसकी बोलने की जैसे स्टाइल, अबे चलना यार, क्या कर रहा है,
अपने को वहाँ पे चोरी करने के लिए जाने का। ए बापू चलना, अरे चल यार क्या खाना खा रहे, चल चल भाग, चल चल फटाफट फटाफट निकल निकल निकल, ऐसे इस तरह से, मतलब वो एक बहुत फास्ट, और वो उसका और उसकी एक हंसी, हाँ उसकी लाफ्टर की स्टाइल, ये जो स्टाइल थी, ये स्टाइल जो थी मुझे तुरंत मतलब ड्यूरिंग द डबिंग मुझे तुरंत समझ में नहीं आया कि इसको कैसे करूं। हाँ। इसको भी थोड़ा सा टाइम लग गया अडॉप्ट करने में, 2-3-4 बार मुझे देखना पड़ा। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, जैसे अब पहले तो जब मैं गया था डब करने के लिए तो नॉर्मली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था इस तरह से हो रहा था। डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, एज इट इज वैसी अगर निकालोगे तो थोड़ा फन है इसमें, क्योंकि उसी की एक लाफ्टर ऐसी है जो थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है पूरी सीरीज में। तो थोड़ा सा यार ये सचिन अडॉप्ट करने की कोशिश करो प्लीज, थोड़ा सा कुछ तो करो। तो किया, करते 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 चलो ठीक है, अपना तो अनुभव भी अभी इतना हो गया है कि भाई चलो करते हैं, कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो कहीं करेंगे, तक तो पहुंचेंगे, और करते करते फिर हो जाता है। हाँ फिर हो जाता है। बढ़िया। तो इसका ऐसा हुआ था कि पहले दूसरे एपिसोड में तो उतना लाफ्टर जमा नहीं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने छोड़ा नहीं। उसने कहा कि भाई प्रैक्टिस करता रहे, भले ही तीसरे चौथे एपिसोड में अगर तू पकड़ पाया इसको तो हम क्या करेंगे, जितना तेरा लाफ्टर का पार्ट है ना वो वापस रीड अप करेंगे अपन। हाँ। तो तीसरे चौथे एपिसोड तक वो चीज़ अच्छे से अडॉप्ट हो गई थी, अच्छे से लाफ्टर में करने लग गया था वो। तो फिर वापस जब मैं चौथे पांचवें एपिसोड के लिए गया था तो उन्होंने वापस वो पहला और दूसरा एपिसोड खोला और फिर बाद में वो लाफ्टर वापस ले लिया। ऐसा है, मतलब वो लाफ्टर ना चूके ना, और एपिसोड पे एपिसोड, हाँ सीजन पे सीजन, और इतना पॉपुलर, पूरे 5 सीजन, पूरी दुनिया बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। बेला को खुद पता नहीं है कि मेरे नाम पे सब चाओ चाओ कर, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ इसका मतलब होता है टाटा। हाँ, ये सब मैंने बाद में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था डिक्शनरी में देखे कि क्या होता है बेला चाओ का मतलब, ये सब ऐसा है। बाकी घर पे कौन कौन अभी फिलहाल? हाँ, वाइफ, आपके धर्मपत्नी, मेरी धर्मपत्नी, एक लड़की और एक बेटा, एक बेटी एक बेटा। ठीक है। बच्चे कितने साल के? बच्ची मेरी 9 साल की है जो अभी 3rd में जस्ट जाएगी अगले महीने, और बेटा मेरा 5 साल का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो और आप अभी सब मुंबई में रहे? अभी सब लोग मुंबई में। ठीक है, बढ़िया। मतलब डबिंग ने इतना दे दिया कि भाई चलो घर भी ले लिया, सारी चीज़ें कर ली, बढ़िया हो गया। वो आपकी मेहनत है, पागलपन है, एक शिद्दत है, एक जुनून है, एक मैडनेस है, उसकी वजह से हो पाया। जी जी जी। वरना कुछ टाइम जब स्ट्रगल का पीरियड होता है, मेहनत का टाइम, और उसके बाद ये हो जाए तो फिर खत्म इंसान। ये नहीं करना है, घंटों तक ये यही बैठे रहना है, काम देखना है, सीखना है, करते रहो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपके कोई भी जो भी फैंस हैं, सब इंटरनेट पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, देख सकते हैं इनके ढेरों, ये देख लेंगे कि कौन से शोज़, कौन सी फिल्में, वो सब मिल जाएगा। लेकिन इनका लाइव एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग वाला अनुभव नहीं मिलेगा ना, वो हम लाएंगे आपके सामने, क्योंकि शो का नाम है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी विद राजेश कवा। और हम एक एपिसोड यानी कि एक सीन या एक घटना या एक चीज़ है जो परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और इसे लिखा है मेरे प्यारे मित्र अनुराग पराशर ने। क्या बात है। हाँ, अनुराग तो मेरा भाई है, दोस्त है, तत्काल लिख के देता है और बहुत बढ़िया लिखता है। तो हम ना मेरे पास ना हो, जैसे वो आप लोग बैंक से पैसे चुराते थे ना, तो वैसे ही मेरे पास एक चीज़ है, जैसे वहाँ से बैंक से पैसे चुराते थे ना, मैं चुराता नहीं, मैं देता हूँ। अच्छा। हाँ, देने का जादू है मेरे पास। ठीक है। ओके। तो मैं स्क्रिप्ट दूंगा आपको, देखो क्या जादू से। क्या बात है। ठीक है, आप ऐसा करो यार, ये कोई इंटरव्यू तो मेरे पहली बार हो रहा है कि मुझे जादू से स्क्रिप्ट मिल रही है। यस, चेंज पोकली से सीखा। ऐसे पकड़ो और ये। हाँ, अरे राजू भाई, ये तो कमाल हो गया यार, आ गई हाथ में स्क्रिप्ट आ गई। यस, ये स्क्रिप्ट एक अकेले आपके लिए नहीं, मेरी भी देखो कॉपी होगी। देखो देखो। अरे बाप रे, 2 स्क्रिप्ट है भाई। क्या कमाल कर दिया यार तुमने तो। बहुत सीखना पड़ता बहुत। तो कहानी का नाम है कॉल। ओके, कॉल। ये थोड़ा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू वाली कहानी है। मैंने स्क्रिप्ट पे नज़र मारी थी, हम लोग कोई रिहर्सल नहीं की, ना कोई कुछ किया है। अच्छा। बस प्ले करेंगे सीधा। लेकिन ये जहाँ तक मैंने पढ़ी है और आपने भी पढ़ी एक बार, तो ये एक नज़रिया है डायरेक्शन का, राइटर का। तो इसको हम लोग निभाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे तो 2 ही किरदार है टोटल,
अंत में कुछ एक आध साउंड आता है जो मैं दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। तो आप विवेक प्ले कर रहे हैं ओके। और मैं प्ले कर रहा हूँ राकेश। ओके। नाम है कॉल। कॉल। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ हाँ, अरे आ रही है लेकिन बहुत ब्रेक हो रही है यार। अरे यार, रुक रुक रुक, मैसेज करता हूँ। ठीक है, कर दे तू। अच्छा सुन, काट दिया। और फोन कट हुआ और विवेक को मैसेज भेजा है राकेश ने, और विवेक मैसेज पढ़ता है। मुझे तू अपने अड्डे पर मिल, बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है तुझे। मैं 6 बजे तक वहां पर पहुंच जाऊंगा। कट टू सीधा नेक्स्ट सीन, अड्डे पर। ओहो विवेक मेरे भाई। अरे राकेश, कैसा है? मस्त, एकदम कड़क यार। तू बता। अरे मैं भी ज़बरदस्त। बढ़िया बढ़िया। आहा। चाय पिए? हाँ हाँ, तभी तो बातें करने में मजा आएगा और बताने में भी है। चल बैठते हैं। अच्छा भाई, तू कुछ तो बताने वाला था ना? बता ना, क्या बात है? अरे अरे तू भी ना रहा नहीं जाता है। तेरे भाई की नौकरी लग गई है अमेरिका में। अबे क्या बात कर रहा है? ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है यार। अरे कांग्रेट्स यार, कांग्रेट्स। थैंक यू भाई। भाई लेकिन एक ना लोचा है, ट्विस्ट है भाई एक। कैसा लोचा भाई, कैसा ट्विस्ट? वो लोग बोलते हैं कि 10 लाख रुपए चाहिए बैंक में, मतलब मेरे बैंक में, मेरे खाते में 10 लाख रुपए होने चाहिए। अच्छा, तो पैसे चाहिए तुझे? हाँ नहीं, मतलब हैं पैसे हैं, 5 लाख हैं। 5 हैं, बाकी के 5 कहाँ से लाऊं? तो सोच रहा, तू देगा क्या? ठीक है, ले ले। अबे तू तो जिगरी है यार, चल ले ले। वाह, अच्छा लगा यार तूने हाँ बोला। काम होते ही लौटा दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कट्टू नेक्स्ट डे। ओके, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट डे। हेलो हेलो। हाँ हाँ, हेलो। अरे आवाज आ रही है क्या? हेलो। अबे आ तो रही है लेकिन ब्रेक हो रही है यार। अरे यार रुक, मैसेज करता हूँ। मुझे तू अपने अड्डे पर मिल, बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है तुझे। मैं 6 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। ओके, कुछ तो हुआ है। कट्टू सीधा नेक्स्ट लोकेशन, अड्डे पर। अरे विवेक भाई मेरे। अरे राकेश यार, कैसा है रे तू? अरे मस्त, एकदम कड़क। तू बता। अरे मैं भी जबरदस्त यार। अच्छा चल बैठना। चाय पिए? हाँ हाँ चल। अच्छा भाई, तू कुछ तो बताने वाला था ना? बता, क्या बात है? अरे भाई, तेरे भाई की नौकरी लग गई है अमेरिका में। अरे यार, ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है भाई। कांग्रेट्स यार, कांग्रेट्स। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे वाह। कट टू सीधा नेक्स्ट डे, अगेन नेक्स्ट डे। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। यार 10 लाख चाहिए। हाँ रे, दे दूंगा। कट टू नेक्स्ट डे। अरे ये हो क्या रहा है यार? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? हेलो हेलो हेलो। हाँ राकेश, राकेश। हाँ हाँ हाँ, विवेक सुनना, जरूरी बात है। अरे सुन। हाँ तू अड्डे पे मिल। हाँ 10 लाख चाहिए। हाँ हाँ, अमेरिका में नौकरी लगी है, यही ना? अरे हाँ यार, यही बोलने के लिए फोन किया था। मतलब सही कहा। तुझे कैसे पता ये सब? अबे पिछले 3 दिन से यही तो हो रहा है। अब तो 3 दिन से पैसे ही तो मांग रहा है। अरे नहीं यार, क्या कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने तो आज ही फोन किया, बल्कि अभी आज कितने महीनों बाद कॉल किया तुझे। अच्छा यार, पर ये सीन तो मैंने 3 बार देख लिया। अरे यार समझ में नहीं आ रहा, सपना तो नहीं देख रहा। पता नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सच बताऊं तो ये सब मेरे साथ 1 हफ्ते से हो रहा है भाई। 1 हफ्ते से? हाँ। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, डर लग रहा था कि तुझे कैसे बताऊं, लेकिन तूने बोला तो मुझसे रहा नहीं गया। ओह शिट। अरे भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? और मेरी कोई जॉब नहीं लगी है यार। What? हाँ, बस यही कॉन्वर्सेशन हो रही है बार बार लगातार, पता नहीं घंटों तक। पता ये क्यों हो रहा है यार? अरे एक मिनट। हाँ, वो तुझे वो हॉस्टल का वो लड़का याद है? हॉस्टल? हाँ। अरे कौन है वो? राहुल। हाँ राहुल। अरे हम उसका मजाक उड़ाते थे। अरे तो वो कहता था ना कि मुझे अमेरिका जाना है, और हम कहते थे कि अबे तू क्या जाएगा, बोलते थे ना। हाँ यार। और फिर हमने उसको धक्का दिया था, देख। धीरे धीरे बोलना। हाँ। अरे मजाक में धक्का दिया था उसको। हाँ, तो उसके सिर में चोट भी लग गई थी। और कुछ दिनों बाद उसे घर जाना पड़ा था आज। और अच्छा भाई वो कहाँ है आजकल, कुछ पता है क्या तुझे? अरे अभी मैंने सुना पिछले हफ्ते ही दोस्त ने बताया कि उसकी मौत हो गई। वो सिर में चोट लगी थी, वो चीज बढ़ गई और उस बीमारी से। क्या बात कर रहा है? गया वो। हाँ। और शायद अभी वो हमसे बदला ले रहा है। कुछ भी बोल रहा है। दिमाग खराब मत कर यार। राकेश, अरे हम मरने वाले हैं। सही कहा, अब तुम दोनों मरने वाले हो। राकेश और विवेक अपनी अपनी बैल्कनी में खड़े हैं, हाई फ्लोर पर 25 माले की बिल्डिंग के टेरेस पर। तभी उनको कोई अनजान ताकत धक्का दे देती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और इस तरफ राहुल की हंसी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्या बात है, एकदम कड़क। सिनेमैटिकली कुछ अलग डिफरेंट था ये, तो मजा आ गया। बहुत ही बड़ी मजेदार स्टोरी है ये। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रही है। यस। क्या पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है क्या ये? क्या हो क्या रहा है इनके साथ? ऑल क्रेडिट गोज टू अनुराग, मेरे भाई। बहुत ही अच्छा लिखता है, थैंक यू सो मच। और कड़क परफॉर्म किया, इसलिए मुझे काउंटर में भी मजा आ रहा है। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। बस अभी आपके चाहने वाले उनको आप कुछ कहना चाहते हैं, या इस काम के बारे में, इस क्राफ्ट के बारे में, इस कलाकारी के बारे में कोई जानना चाहता है, सीखना चाहता है, या कोई जानकारी लेना चाहता है, तो उनको आप क्या कहेंगे? तो आप तो दोस्तों, जैसा कि राजू भाई ने कहा कि इस क्राफ्ट के बारे में, तो देखिए ऐसा है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, बहुत ही शिद्दत से काम करना। शुरू में बहुत सारा संघर्ष होता है, वो तो सारी फील्ड्स में होता है, अपनी फील्ड में थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसा है कि जो काम आपको मिलेगा वो करते चले जाइए। इसमें ऐसा मत सोचना कि यार मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, ऐसा नहीं। आपको जहाँ बुलाया जाएगा आप जाइए, और शुरू में कोई डिमांड मत रखिए। सामने वाला जिस कैरेक्टर के लिए बुला रहा है वो कीजिए और करके वहाँ से निकल जाइए। आपकी चीज़ बाद में बोलते हैं ना उसको, कि सराहना की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है, बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस रखना अपने में, कि छोड़ना मत ये चीज़। मतलब साल 2 साल कर लिया मेहनत और उसके बाद सोचा कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है। अब जब ऐसा अगर सोच लोगे नहीं हो रहा है, तो फिर आप किसी भी फील्ड में नहीं टिक सकते। हमें भी बहुत सारी दुविधाएं झेलनी पड़ी थी, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। 3-4 साल हमने भी लगातार मेहनत की, और मेहनत करने के बाद फिर नतीजा सामने आ गया। फिर जैसा राजू भाई ने कहा कि KGF मिली, मारी मिली, कांतारा मिली, और भी आगे करते चले जाएंगे, आप लोगों का दिल बहलाते चले जाएंगे। एक्सपीरियंस आते आते और आपको पुख्ता होते होते टाइम लग जाता है। मैंने भी राजू भाई को बहुत देखा, इनसे भी मैंने उस समय भी प्रेरणा ली थी। मतलब बोलते हैं ना कि मेरे जैसे रोल मॉडल, तो उस हिसाब से राजू भाई, और भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, संकेत और क्या उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, सप्तऋषि सर, और शैलेंद्र पांडे जी, और शक्ति सिंह जी, निनाद कामत। तो इनको देख के हमें प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि ये हमारे जो सीनियर थे वो हमसे बहुत मतलब पुराने और सीनियर। तो हमें ऐसा लगता था कि यार हमें भी एक दिन इनके जैसा बनना है। तो वो एक
अंदर रखना कि नहीं भाई करना है, अभी इसी फील्ड से हमें करना है, इसी फील्ड से हमें कमाना है, इसी फील्ड से हमें मुंबई में अपना पैर जमाना है, हमें पूरा बनना है और सब कुछ बनाना है इसी से। तो उस हिसाब से आप एक मन में ये लेके चलिए कि संघर्ष तो हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा, लाइफ टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो फील्ड है ये फ्रीलांसर फील्ड है। हमें कोई फिक्स ऐसा जॉब नहीं है हमारे पास। हाँ, हर रोज़ खुद को साबित करते चले जाना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है हमारे साथ कि एक आध महीना काम पूरा ही नहीं है, कभी एक आध महीना हम बिजी रहे तो कभी दूसरे महीने में काम है ही नहीं, बहुत कम काम है। तो उस समय पहले हमें डर लग जाता था, अरे यार क्या करें, क्योंकि होता है कि सर्वाइवल बहुत मुंबई में मुश्किल होता है। बट फिर भी मुंबई सबसे महंगा शहर है, टिके रहिए, कोई टेंशन नहीं। फाइनेंशियल कुछ वीकनेस आएगी तो थोड़ा संभाल लीजिए अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें हैं, कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए और वक्त बीतता चला जाएगा और आपको काम मिलता चला जाएगा। धीरे धीरे आप अपना पैर जमा लोगे और ये सब होता चला जाएगा आपका, और एक दिन आप पाओगे कि मैं एक ऐसे लेवल पे सक्सेसफुल हूँ कि अब मुझे कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। आप डगमगाओगे नहीं। बेशक, बहुत सही कहा है सचिन ने। मोटी मोटी ये बात है, 2 पॉइंट है कि वर्सेटाइल बनिए, अच्छे आर्टिस्ट बनिए, और दूसरा पॉइंट ये कि अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा कलाकार ही एक अच्छा इंसान बन सकता है, ये मैं बताना भूल गया था, लेकिन सही बात है, एकदम करेक्ट बात है ये। तो फुल पावर मेरे भाई, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया, मुझे बहुत मज़ा आया कि जुगलबंदी के साथ मज़ा आया, बहुत मज़ा आया भाई। नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसे एपिसोड रहेगा तो प्लीज वापस एक बार करेंगे भाई, मजा आएगा, मजा आएगा। बिल्कुल, अपन एक सुपरस्टार एपिसोड करेंगे। बिल्कुल, राजेश कवा, सचिन गोले, शानूर मिर्जा, संकेत मात्र। क्या बात है, बढ़िया है ना, SSR। ओके भाई, सही, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।